Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Nasir from FEI. This class 10th history chapter number 2 nationalism in India. This is the video number 3. आप सबको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट हुई, किस तरह से गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखी थी और 11 मार्च 1930 तक उनको अल्टीमेटम दिया था कि अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो उसके बाद मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूँगा। तो वो डिमांड्स पूरी नहीं होती है। इस तरह से दांडी मार्च या साल्ट मार्च की शुरुआत होती है जिसमें सिविल डिसोबीडियंस होती है। जो भी फॉरेन क्लोथ फॉरेन गुड्स वगैरह उनको बैन किया जाता है। इसके अलावा जो लिक्वर शॉप्स वगैरह है उनको बंद किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे इलाकों में लोग सी वाटर को बॉयल करके नमक बनाते हैं। इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि गांधी जी ने ये सफ़र जो है 78 ट्रस्टेड फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते गए, जिसमें औरतें भी शामिल थी जो हायर कास्ट हिंदू सोसाइटीज़ से बिलोंग करती थी। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसमें ज्वाइन किया था इस मूवमेंट को, जिसमें कमर्शियल क्रॉप्स उगाने वाले जैसे कि पटीदार साहब गुजरात, जाट साहब उत्तर प्रदेश, वैसे लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। इसके अलावा पीजेंट्स, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स वगैरह, हर एक का अपना अपना मोटिव था कि वो इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन करते, क्योंकि गांधी जी ने जो डिमांड्स रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने, उसमें कुछ जनरल थी, कुछ स्पेसिफिक थी, लेकिन हर सोसाइटी के हर तबके को किसी न किसी तरीके से उन डिमांड्स से फ़ायदा ही पहुंचने वाला था। तो लोगों ने भी इसी गर्ज से उस मूवमेंट में शिरकत की। लेकिन बाद में जब बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया तो गांधी जी ने फिर इस मूवमेंट को बंद किया। फिर उसके बाद वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब लंदन गए तो उसके बाद बहुत सारी कम्युनिटीज़ को झटका पहुंचा कि गांधी जी ने ये क्या किया, उन्होंने ऐन मौके पर ये मूवमेंट बंद क्यों किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए थे। 1932 में जब ये मूवमेंट फिर से रिलॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोगों ने परहेज़ किया इसको ज्वाइन करने से, तो उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। तो आइए पढ़ते हैं आज का वो टॉपिक। बात करें, दो कम्युनिटीज ऐसी थी जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। सबसे पहले अनटचेबल्स। तो पुराने ज़माने से ही इन लोगों को अछूत कहा जाता था, जो कि आउटर कास्ट माने जाते थे। लेकिन 1930 में इन्होंने अपने आप को कहा दलित। दलित होता है अनप्रिविलेज्ड, जिसको कोई प्रिविलेज वगैरह ना मिली हो। लेकिन गांधी जी ने इनको नाम दिया हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और कभी-कभी हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने बांगी वगैरह का काम भी किया, जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, ताकि इसकी नीयत में कोई शक ना करे, क्योंकि गांधी जी हमेशा चाहते थे कि अनटचेबिलिटी एक इविल है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और ये जो दलित वाला ग्रुप है, अगर ये भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके हमें स्वराज मिल सकता है, आज़ादी मिल सकती है। लेकिन इनकी डिमांड थी कि हमें रिजर्व्ड सीट्स मिले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जिस इलाके में इलेक्शंस होंगे, वहाँ पे जो वोटर्स में हम कह सकते हैं दलित वोटर्स होंगे, वही दलित वोटर्स अपने दलित कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो बाकी जनरल इलेक्टोरेट में उनका मतलब हम कह सकते हैं उनके वोट्स वगैरह काउंट नहीं होंगे, ना जनरल इलेक्टोरेट में उनके लिए वोटिंग होगी। तो इसके लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एक वार लाइक सिचुएशन हुई, जिसमें गांधी जी परेशान होकर जब वो इंडिया वापस आए तो उसके बाद यरवड़ा जेल जो पुणे में था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं फास्ट अनटू डेथ करूँगा। उसके बाद पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में, जिसमें हम कह सकते हैं जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उसमें गांधी जी ने कहा कि हाँ, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी हमेशा के लिए डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन हम उसके बदले रिजर्व्ड सीट्स देंगे प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, इन अनटचेबल्स या दलित्स को। तो तब से इनको कहा जाता है शेड्यूल कास्ट्स। इन दलित्स को क्या कहा जाता है? शेड्यूल कास्ट्स। इसके अलावा दूसरी कम्युनिटी जो थी जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं की थी, वो थी मुस्लिम्स। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था, उसके खात्मे के बाद मुस्लिम्स को एलिनेशन लगना शुरू हुआ था। वो चाहते थे कि
या वो मानते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। तो अली मोहम्मद जिन्ना की जो डिमांड थी वो भी चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट उनको भी दिया जाए, और इसके अलावा जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है जैसे कि बंगाल और पंजाब, तो वहाँ पे उस डोमिनेशन के हिसाब से या ज़्यादा आबादी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो उसके बाद जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी 1928 में, उसमें एक उम्मीद जागी थी कि शायद जो हिंदू मुस्लिम हैं उनमें एकता हो सकती है, यूनिटी आ सकती है। लेकिन वहाँ पे हिंदू महासभा या आरएसएस के जो मेंबर थे, एमआर जयकर, उसने इनकी कोई भी डिमांड मानने से इनकार किया, और उसके बाद ये दोनों कम्युनिटीज़, हम कह सकते हैं, अलग-अलग काम करने लगी। और फिर आपको पता ही है कि 1947 में किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलॉन्गिंग, अगर हम बात करें, पहले चैप्टर में हमने जो यूरोप में पढ़ा था कि फ्रांस में किस तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी हासिल करने के लिए वहाँ पे फीमेल एलिगरी बनाई गई जिसका नाम मरियम था, जो कि एक फेमस क्रिश्चियन नेम था। उन्होंने अपनी नेशन को एक कंक्रीट फॉर्म दिया था, एक फीमेल एलिगरी जो रिप्रेजेंट करती थी फ्रेंच नेशन को। इसी तरह से इंडिया में भी इस तरह की फीमेल एलिगरी का नाम दिया गया भारत माता। 1870s में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी इमेज बनाई भारत माता की, और साथ ही उन्होंने एक हिम्न लिखा, वंदे मातरम, अपनी मदरलैंड के लिए। उसके बाद इस वंदे मातरम को उन्हीं की नावल आनंद मठ में इंक्लूड किया गया। उसके बाद अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज को पोर्ट्रे किया एज एस्थेटिक फिगर, एक जो साधु लड़की के शक्ल में, जो एक काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल खड़ी है, जिसके चार हाथ वगैरह रखे हैं इसने। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आई, लेकिन फिर हम कह सकते हैं कि भारत माता की जो स्पेशल फीचर्स है वो गॉडेस दुर्गा से लिए गए हैं, जहाँ पे वो शेर के ऊपर बैठी है, और उसके एक हाथ में झंडा है इंडिया का, और दूसरे हाथ में त्रिशूल। इसके अलावा बहुत सारे जो हम कह सकते हैं फोक सॉन्ग्स, फोकलोर्स वगैरह वो जमा किए गए, जिसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भी वो जमा किए। जो बच्चों के लिए जो राइम्स वगैरह होती है उनको जमा किया, क्योंकि उनको पता था कि ये एक नेशनल ट्रेजर है, इसको हमें जमा करना है, जो आज तक लोगों के पास ओरली जनरेशन टू जनरेशन चलते आए हैं, उनको हमें प्रिंट की शक्ल देनी है। इसी तरह से साउथ इंडिया में नितिशा शास्त्री ने उन कलेक्शंस को जमा किया और बुक की शक्ल दी, जिसको उन्हें टाइटल दिया उन्होंने, द फोकलोर्स ऑफ साउदर्न इंडिया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो फ्लैग है, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में 1905 में एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, जिसके 3 कलर्स थे, रेड, ग्रीन एंड येलो, और उसमें 8 लोटसेस दिखाए गए थे, जो रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। और उसके अंदर एक क्रिसेंट मून भी बनाया गया था, जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसके बाद 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया, जिसके 3 कलर्स थे, रेड, ग्रीन एंड वाइट, और उसमें स्पिनिंग व्हील सेंटर में बनाया गया था, जो रिप्रेजेंट करता था गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प। तो अगर हम बात करें इसके अलावा रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ब्रिटिशर्स ने यूज़ वर्ड किया था कि इंडिया जो है अनसिविलाइज्ड होते अगर हम इन पर रूल नहीं करते। लेकिन इंडियंस ने जब अपनी हिस्ट्री देखी, जब उन्होंने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन, या हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके अलावा इन्होंने अर्थशास्त्र, बोरियंस के बारे में पढ़ा, गुप्तास के बारे में पढ़ा, या जो एपिक्स है इंडिया की, इसके अलावा उपनिषद, पुराणास, महाभारत या वेदास वगैरह, तो उनका हवाला जब इन्होंने देना शुरू किया, तो उसमें क्या लगा, उसमें इन्होंने फख्र महसूस करना शुरू किया इंडियंस ने अपने अपने पास्ट पे। तो इन्होंने कहा हमारा पास्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, या हम कह सकते हैं कि इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए। लेकिन इंडिया का पास्ट काफ़ी ग्लोरियस रह चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया में 20th सेंचुरी में बहुत सारे ग्रुप्स जो इंडिया के थे, वो एक साथ खड़े हुए, वो यूनाइट हो गए, क्योंकि उनका कॉमन एनिमी जो था वो उनको ब्रिटिश लगा, क्योंकि हर तरफ से कम्युनिटीज़ अलग-अलग
किस्म से जो स्ट्रगल कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स की वजह से कर रहे थे, लेकिन उनको फिर एक लीडरशिप की ज़रूरत थी। तो 1915 के बाद जब गांधी जी वापस आए तो वो लीडर उनको मिला, और उसके बाद जिस पार्टी ने जो हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट लॉन्च किया वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और डिफरेंट ग्रुप्स यूनाइट हो गए और ब्रिटिशर्स के साथ एकजुट होकर इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह लॉन्च किया, और उसके बाद फाइनली 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। उसके बाद फाइनली ब्रिटिशर्स ने तय किया कि अब हम इंडिया छोड़ेंगे, और फाइनली 15 ऑफ अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज हुआ। स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।